नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हम आपके गद्य विभाग से जो 5वां पाठ है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर शांति स्वरूप बौद्ध का लिखा हुआ, इसको हम देख रहे थे। तो यहाँ पे अंबेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ, जीवनी से जुड़ा हुआ ये लेखन है। यहाँ पे हम लोग रहे ऑलरेडी उनका बचपन, उनके संघर्ष, पढ़ाई के प्रति उनके संघर्ष और उस संघर्ष को पूर्ण करते करते उन्होंने कैसे पदवी स्तर तक पहुंचे, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद आगे पढ़ाई करना चाहते थे, पिता की देहांत हो गई। देहांत होने के बाद किसी किस्मत कहते ना, भगवान की कृपा के तौर पर उनको बड़ौदा रियासत की ओर से छात्र, जो छात्रों के लिए, उज्जवल छात्रों के लिए या होनहार छात्रों के लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करने का जो एक सौभाग्य मिलता है वो मिला, जिसके बिना पर 1913 में ये न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दाखिल हो गए। वहाँ पे करीबन 2 साल तक उन्होंने पढ़ाई की। वहाँ पे कोई भी तरह का भेदभाव, जातीय भेदभाव कुछ भी नहीं था, तो खुला माहौल मिला उनको। तो पढ़ने में ज़्यादा मन लगाया और पढ़ाई में कोई खामी ना हो सके, इसलिए उन्होंने भूख प्यास सब कुछ त्याग कर कुल मिलाकर 18 घंटे वो पढ़ाई करते थे। ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से उनको चश्मा आ गया, चश्मा पहनना पड़ा, आंखें कमज़ोर हो गई। 1915 में उन्होंने एमए परीक्षा पास की और विषय थे राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सभी विषय में एमए पास किया उन्होंने। उसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर ली। वो आगे चलकर भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए। सन 1916 में अंबेडकर आगे की शिक्षा के लिए लंदन, जहां पे प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की कोर्स, जिसे डीएसी कहते हैं, उसकी तैयारी की अनुमति दी थी। वहां पे चले गए, लेकिन इसके बीच ही बड़ौदा रियासत से दीवान का एक पत्र आता है कि जो समझौता हुआ था अमेरिका जाने से पहले कि जो भी इस छात्रवृत्ति से जो क्वालिफिकेशन हासिल करता है, करके आता है, उसको 5 साल तक या कुछ सालों तक बड़ौदा रियासत में काम करना होगा। तो उसके अनुसार उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन लौटते समय लंदन में उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की जो पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एक परमिशन ली कि आगे की पढ़ाई में आकर कर सकता हूँ क्या करके। तो 2021 तक वो पूरी कर सकते हैं, ऐसा उनको परमिशन मिलने के बाद वो 21 अगस्त सन 1917 में मुंबई पहुंचे। बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सैन्य सचिव पद पर आसीन हो गए। आर्मी मिनिस्टर या सेना मिनिस्टर के तौर पर वो कार्य आरंभ किया। मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वानों को छूत-छात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। तो यहाँ पे महाराजा तो उदार थे, महाराजा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जाति भेदभाव नहीं किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको एक सदृढ़ व्यक्ति बनाया, नौकरी भी दी। लेकिन यहाँ पे महाराजा की रियासत में रहने वाले लोग जातीय भेदभाव के कारण इनको कोई भी मकान देने के लिए तैयार नहीं था। बिना मकान के वो रहेंगे कहाँ और काम करेंगे कहाँ। वे नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे। मजबूर होकर उनको क्या करना पड़ा, अपनी पहचान बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रुकना पड़ा। मगर पारसियों को जब इनकी जाति का पता चला तो उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया। जब इनको पता चला कि ये निचली जाति से संबंध करते हैं और ऐसे जाति से संबंध करते हैं जिसका तिरस्कार किया जाता है, तो वहां से भी इनको अपमानित करके निकाला गया। तो ये आप समझना चाहिए कि किस तरह का व्यवहार होता था। इतने बड़े पद पर रहने वाले महाराजा के रियासत के द्वारा चुनायित होकर काम करने के लिए आए हुए व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव देखिए। कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी
प्रगति पथ पर अग्रसर रहते थे। तो यहाँ पे देखिए उस वक्त जितने भी अपमान हुए, जितने भी उनकी निंदा की गई, जितना भी उनको एक तरह से परेशान किया गया, सब कुछ उन्होंने अंदर ही अंदर उसको दबा दिया और आगे बढ़ने की ही और सोचते रहे और अग्रसर रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखी भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी पारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। कहीं पर शायद संविधान की रचना करने के पश्चात, इतना सम्मान पाने के पश्चात भी कई जगह पे लिखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे जो अपमान पारसी सराय यानी कि पारसी जगह पे जो हुआ था अपमान, वो अपमान मैं याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्थात किस तरह का अपमान उनके साथ हुआ होगा। अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर सन 1918 में 450 रुपए के मासिक वेतन पर सिडेनहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यानी कि 1918 में ये रियासत से जो सेवा करने का जो ये था वो पूर्ण हो गया। उसके बाद कहाँ पे, मुंबई के प्रोफेसर, ये मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में 450 रुपए का मासिक वेतन। यहाँ पे हम हंसेंगे, 450 रुपए महीना कोई कॉलेज में लेता है तो हम हंस पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उतना तो कोई कॉलेज यहाँ पे नहीं देता। 450 रुपए मासिक वेतन, तो उस पर जीवन बिताने के लिए वो तैयार हो गए, वहां पे ज्वाइन हो गए। यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी। ये जो नौकरी थी ये इसलिए की थी कि इसमें से जो पैसे बचेंगे या कुछ पैसे बचाकर कुछ जमा करके लंदन में जो पढ़ाई उन्होंने अधूरी करके छोड़ के आई थी उसको पूरा करने के लिए कर रहे थे। सिडेनहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। वहां पर भी जातीय निंदना, जातीय एक तरह से भेदभाव सभी कुछ होने लगा और यहाँ तक कि छात्रों में भी ये एक तरह से स्वभाव कि किस तरह से वो अपमानित करते थे, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देने लगा। सवर्ण यानी कि सभी उच्च धर्मों को कहा जाता है जो निचली जातियों को तुच्छ मानते हैं। जातीय आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। देखिए कभी कभी उनको लगता कि हमारे समुदाय पर जो ये अन्याय हो रहा है जिसका विरोध करने के लिए हमें कहीं बंदूक उठाना ना पड़े या बंदूक उठाना होगा, इस तरह को एक उग्र रूप से निर्णय लेने में कभी कभी आ जाते थे, सोचते थे। मगर धन्य है कि डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से ही अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय किया। उस वक्त जो आए थे उनके मन में विचार, उन विचारों को त्याग कर उन्होंने क्या किया, अहिंसात्मक यानी कि बिना कोई हिंसा के, बिना कोई मारपीट के अपने आप ही इसको सुलझने का, गांधी जी के रास्ते पर चलकर इसको सुलझाने का प्रयत्न किया और इसीलिए उनके समाज में उनका नाम एक उच्च स्थान पर रखा गया। आज भी उनको, उनके निचली जाति के लोग जो है उनको भगवान की तरह उनकी तस्वीर को रखकर पूजा करते हैं। आगे देखिए, अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने की बीड़ा उठाई। अब जाकर जब इतने सारे अन्याय हो गए तब जाकर उन्होंने एक निर्णय लिया कि अपने बीवी बच्चों से ज्यादा वो अपने समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो लड़ाई करने लगे, उसकी बीड़ा उठा ली उन्होंने। जब सक्षम बन गए, एक सक्षम पद पर पहुंच गए, तब उन्होंने इस पीड़ा को उठाया कि अपने जाति पर होने वाले अन्यायों को विरोध करें, उसका विरोध करके उनको सही मुकाम पर पहुंचाए अपने जातियों के लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया।
इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गुंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इस कार्य में कोल्हापुर के महाराज शाहूजी महाराजा ने भी उनका साथ दिया। तो यहाँ पे देखिए इस कार्य में जो उनके समाज पे होने वाले अन्यायों के बारे में, उनके समाज के जो लोगों के प्रति जो एक तरह से बहिष्कार पद्धति हो रही है, वो सब कुछ दूर करने के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया कि मूक नायक नामक एक पत्रिका, जिसको अलग भाषा में गुंगों का नेता कहा जाता है, उस नामक का एक समाचार पत्र आरंभ किया, जिसमें कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराजा ने साथ दिया, उनकी सहायता की। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसरों की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए उनमें कुछ कर्जे के पैसे मिलाकर, अर्थात जो कर्ज लिया था उन्होंने उनके पैसे मिलाकर दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1920 में फिर लंदन चले गए। जो अधूरी पढ़ाई उन्होंने छोड़ के आए थे लंदन में, कौन सी पढ़ाई, डॉक्टर ऑफ साइंस की, उस पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए 1920 में फिर से लंदन चले गए। वहां पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने सन 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण, इस विषय पर, ये विषय है कौन सा, ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण, इस विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी और बा.एड लॉ बनकर बंबई पहुंचे। तो इतने सारे क्वालिफिकेशन के साथ वो बंबई वापस आए। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पढ़ाई करना, इतने सारे ग्रेजुएशन हासिल करना एक निचली जाति के व्यक्ति के लिए असंभव सा काम था जो उन्होंने पूर्ण किया। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे की कथा लेकर हम फिर उपस्थित होंगे, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।